जी का आभार ये किताब लिखने के लिए। उसके बाद वाणी प्रकाशन का अदिति का चल रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, आपका आभार के इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर दिया गया और बतौर अध्यक्ष के बोलने का अवसर दिया गया, जिसका लाभ ये है कि मैं जितनी देर चाहूँ उतनी देर बोल सकता हूँ। और आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसा मैं करूँगा नहीं, ये लाभ उठाऊँगा नहीं। मैंने सन 72 में, यानी जब मेरी उम्र 17 साल थी, तो उस समय कहानी नाम की एक पत्रिका आती थी और वो लोग हर साल कहानी प्रतियोगिता करते थे और 3 श्रेष्ठ कहानियों को अपने यहाँ छापते थे। मैंने उसमें एक कहानी पढ़ी थी, कितनी कैदें, और वो कहानी आज तक मेरे दिमाग में जिंदा है। मुझे नहीं पता कि वो कहानी स्त्री विमर्श की थी या नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहानी यौनिक विमर्श की थी या नहीं। मुझे ये ज़रूर पता है कि वो कहानी उस 17 साल के नौजवान बल्कि किशोर के दिमाग में ये सवाल पैदा करने वाली ज़रूर थी कि एक वक्त ऐसा आता है जब आप पूरा सच बोलते हैं इस उम्मीद में कि इसके बाद ज़िंदगी नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ज़िंदगी उसके बाद भी हो तो वो पूरा सच पूरी ज़िंदगी के लिए कैद बन सकता है। ये इम्प्रेशन मेरे दिमाग में तब पड़ा था और आज तक मौजूद है। मैं मृदुला गर्ग को पर्सनली तो अपनी जगह है, लेकिन एक देखिए ऐसा है, बहुत सी बातें कही गई हैं, कही जा सकती हैं। लेखक सभी होते हैं, सुखनवर दुनिया में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गालिब को गालिब तो अंदाजे बयां बनाता है। बतौर लेखक के किसी की भी परख का पहला प्रतिमान, कम से कम मेरे लिए, विमर्श और विचार वो सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है, निसंदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन पहला प्रतिमान रचनात्मकता, नवोन्मेष और प्रयोग के जोखिम लेने का साहस। जिस लेखक में ये ना हो वो बहुत जल्दी चुक जाता है, भले ही वो 1,500 पेज के उपन्यास लिखता रहे। ऐसे लेखक दुनिया की सभी भाषाओं में हैं, सौभाग्य से हमारी अपनी भाषा में भी है। लेकिन महत्वपूर्ण लेखन वो है, या महत्वपूर्ण लेखक वो है जो अपने आप को दोहराने से खुद ऊब महसूस करे। और मृदुला जी के प्रसंग में स्त्री विमर्श वगैरह की बात होना स्वाभाविक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता अधिक, लेकिन एक बात मुझे ज़रूर लगती है, जैसे अभी कुछ लोगों को लगता है कि मेल बैशिंग व्यर्थ में, मेल बैशिंग अनावश्यक और व्यर्थ तो नहीं है, ज़्यादा भले ही हो। स्त्रियां जो पुरुषों को बैश करती हैं तो मैं ऐसा नहीं मानता कि व्यर्थ में करती हैं। दलित जब सवर्णों को बैश करते हैं तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि व्यर्थ में करते हैं। आप उस बहस करने के लहजे से, उस बहस करने के वैचारिक प्रस्थान से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस तथाकथित बैशिंग को व्यर्थ कहना समूचे इतिहास को व्यर्थ कहना है। इतिहास कोई बहुत सुविधाजनक चीज़ नहीं है, दुर्भाग्य से, खास करके तब जबकि किसी की निगाह में उस इतिहास के खलनायक आप हो। साहित्य का एक काम ये भी है कि वह आपको इन चीज़ों के प्रति सचेत करता है। मैं बहुत सीधी सी बात मानता हूँ और बहुत पारंपरिक शब्द है, मैं मानता हूँ कि साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काम लेखक और पाठक दोनों के लिए परकाया प्रवेश है। मैं स्त्री नहीं हूँ, दलित नहीं हूँ, मुसलमान भी नहीं हूँ, लेकिन आज के भारत में मुसलमान होने के क्या मानी हो सकते हैं, इसका कुछ अंदाज मुझे इसलिए होता है क्योंकि मैं साहित्य बचपन से पढ़ता रहा। तो इसलिए ये जो परकाया प्रवेश का काम है, एक ये, और दूसरा नवोन्मेष, अंदाजे बयां, अपने अंदाजे बयां को लगातार खुद नवोन्मेष के जरिए छोड़ते रहना और नया कुछ खोजते रहना। मैं सचमुच मृदुला जी का प्रशंसक इस बात के लिए हूँ कि जैसे बसु का कुटुंब, एक खास तरह की किस्सा गोई का अंदाज अपनाया, वो इसमें आपको आगे बढ़ता हुआ भले ही दिखे, लेकिन दोहराया हुआ नहीं दिखेगा आपको। ये एक अलग तरह की किताब है।
बसु का कुटुंब की तरह किस्सा गोई के ढंग से, दास्तान गोई के ढंग से कही गई किताब नहीं है। जैसा अभी प्रभात रंजन याद कर रहे थे, अब हाइब्रिड वगैरह तो पता नहीं मुझे, ये तो पढ़े लिखे लोगों के शब्द हैं, लेकिन मतलब ये ज़रूर है कि ये किताब संस्मरण भी है, आत्मकथा भी है, निबंध भी है, उपन्यास भी है, सब कुछ है। और बड़े सहज रूप से है, लगभग उसी सहज रूप से है जैसे वो कौन सा फ्रेंच नाटक है मोलियर का, जिसमें उस पात्र को एकाएक मालूम पड़ता है कि अरे मैं ज़िंदगी भर प्रोज बोलता रहा। उसे प्रोज सिखाने के लिए एक उस्ताद नियुक्त किए जाते हैं और वो बेचारा, अरे मैं तो ज़िंदगी भर प्रोज ही बोलता था। तो कुछ कुछ वैसा एहसास कि आप एक इम्प्रेशन से, स्मृतियों से आप गुजर रहे हैं। और सबसे जो उसमें महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है दोस्तों इस पुस्तक के लिए, कई बार ये चर्चा होती है, अब जैसे बात हमारे यहाँ भी चली कि साहित्य का काम समझ में आना नहीं है, चकित करना है। बिल्कुल सही बात है और मैं चकित होता हूँ, लेकिन कई बार चकित आदमी इसलिए होता है कि उसे लगता है कि भाई इतना पांडित्य है कि अपने पल्ले ही नहीं पड़ रहा, जो कि सच्चाई भी हो सकती है। कई बार आदमी चकित इसलिए होता है कि कई बार उसे लगता है कि ऐसी दरवेशगी है कि अपने सर के ऊपर से जा रही है। वो एक चाकित्य होता है, अगर ये सही शब्द माना जा सके तो। प्रोफेसर लोग बैठे हैं यहाँ, लेकिन अगर वो चाकित्य अपनी जगह है, एक चकित होने की स्थिति वो होती है जब आप जो सर्वथा अनपेक्षित रूप से एक दूसरे से दूर दिखने वाली चीज़ें हैं, वो आपको एक संरचना में करीब आती दिखें। और वही बात तब पैदा होती है जबकि ये जो सारी बातें हैं, व्यक्तिगत क्या होता है व्यक्तिगत, ये कोई बड़ी भारी थ्योरी की बात है क्या कि मेरा और आपका नाम तक व्यक्तिगत नहीं है? क्या होता है व्यक्तिगत? और उसके साथ ये भी सही है कि एकांत के बिना, व्यक्ति के स्पेस के बिना आप मनुष्य नहीं रहते, रोबो बन जाते। अभी पिछले दिनों मैंने एक ट्विटर पे कुछ लिख दिया था एकांत के बारे में, तो एक सज्जन को एकांत की बात सुन के पेट पकड़ के हंसने का मन करने लगा। तो मैंने उनसे निवेदन किया ट्विटर के ही जरिए कि आप पेट की तो बाद में कराइएगा, पहले दिमाग की जांच कराइए। क्योंकि अगर आपको एकांत इतनी फालतू की चीज़ लगती है और सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में अगर फ़र्क आपको पल्ले नहीं पड़ता, तो पेट आपका माशाअल्लाह ठीक ही होगा, दिमाग मांग करता है कि किसी को दिखा लिया जाए। तो ये जो चीज़ है, आप नितांत निजी चीज़ें इसमें पढ़ रहे हैं। औरतों के बारे में भी पढ़ रहे हैं, मर्दों के बारे में भी पढ़ रहे हैं, बच्चों के बारे में भी पढ़ रहे हैं, लेखिका के अपने निजी संघर्षों और निजी, जिसको कहें कि दुखों के पहाड़ के बारे में भी पढ़ रहे हैं। और वो सब आप पढ़ रहे हैं एक भाषा में जो रचनात्मक है और जो भाषा होने के नाते अंततः एक सामाजिक संरचना है। और इसलिए आप उससे जुड़ रहे हैं, उससे प्रतिकृत हो रहे हैं और लेखिका के साथ आप स्वयं परकाया प्रवेश कर रहे हैं। इसमें एक प्रसंग है जो मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो है नादिया की खोज। पुरानी मित्र, हाँ अंतिम जो है, और वो बहुत रोचक इसलिए है कि ये जो नादियाँ हैं जिनकी खोज के लिए मृदुला जी न्यूयॉर्क में भटक रही हैं और न्यूयॉर्क के अजीब अजीब इलाकों में, वो स्टीव तैस की बहन है। स्टीव तैस वो व्यक्ति हैं जिन्हें पोस्ट ट्रुथ शब्द का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। पोस्ट ट्रुथ 1991-92 में जब अमेरिका इराक में लोकतंत्र स्थापित करने का पहला प्रयत्न कर रहा था और इराक वाले मना कर रहे थे कि हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, तो अमेरिका, जो लोकतंत्र अच्छी चीज़ है, पहुंचनी चाहिए, आप चाहें ना चाहें, इससे क्या होता है। तो अमेरिका की जिम्मेदारी है कि दुनिया भर में अच्छी चीज़ें पहुंचाए।
लोग जो चाहते हैं वो अपनी जगह, लेकिन अमेरिका का काम है अच्छी चीज़ें पहुंचाना, तो पहुंचा रहे थे बेचारे। इराक वाले मना कर रहे थे कि हमें नहीं चाहिए भाई साहब आपका लोकतंत्र। तो स्टीव तीस ने उस समय जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट लैंग्वेज इन्वेंट कर रहा था, उसके लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था पोस्ट ट्रुथ। और पोस्ट ट्रुथ, जिसका हिंदी में मैं अनुवाद करता हूं सत्यातीत, सत्य के परे, सत्य असत्य सब व्यर्थ है, परे। और उसी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें अल्टरनेटिव फैक्ट्स। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि यू मे हैव योर ओपिनियंस बट कांट हैव योर फैक्ट्स। आज का मामला ये है कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आई हैव माई ओन फैक्ट्स। आप कहते रहिए कि ये बोतल है, मैं कहूँगा नहीं ये बोतल नहीं लोटा है, दिस इज माई ऑल्टरनेटिव फैक्ट। कर लीजिए आपको जो करना है। तो ये जो एक एपिस्टेमोलॉजिकल केओस है, जिसके नतीजे हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा देख रहे हैं, उस पोस्ट ट्रुथ शब्द का पहला प्रयोग करने का श्रेय स्टीव तीस को दिया जाता है। और मैं पढ़कर चौंका, और मतलब मुझे थोड़ा बहुत मालूम था उनके बारे में, लेकिन नादिया के बारे में तो जाहिर है कि मैं कुछ नहीं जानता था। और यहाँ फिर वो बात सामने आती है, और इसका संदर्भ, इसका संबंध मैं इस वक्त की दुनिया के साथ जोड़ना चाहता हूँ। यूगोस्लाविया की बात करते समय और यूगोस्लाविया के बाल्कनाइजेशन की बात करते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीटो का यूगोस्लाविया नासर के इजिप्ट और नेहरू के भारत के साथ का यूगोस्लाविया था। गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, जो आज कुछ लोगों को प्राग ऐतिहासिक काल की वस्तु लगती है और कुछ को हास्यास्पद लगती है। ये और बात है कि अब डॉन अखबार में छपी हुई टिप्पणियाँ नॉन अलाइनमेंट को नॉस्टैल्जिकली याद कर रही हैं। परसों ही मैंने एक टिप्पणी पढ़ी है कि भाई एक ज़माना था जबकि एशिया और अफ्रीका के मुल्क अपने लिए खुद सोचने की हिम्मत करते थे, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र आ रहा है ना पाकिस्तान में इस समय। तो इसलिए वो डॉन अखबार में उस तरह वो आता जाता रहता है, आजकल थोड़ा आ रहा है। यूगोस्लाविया की बात करते समय ये मत भूलिए कि यूगोस्लाविया का टूटना, और मैं सचमुच इस हिस्से को पढ़ना चाहता हूँ। यूगोस्लाविया विशेषज्ञ माइकल पेरेंटी के अनुसार 1960 और 19 के बीच यूगोस्लाविया की विकास दर अत्यंत सम्मानजनक थी। मुफ्त चिकित्सा और शिक्षा के साथ रोजगार की गारंटी थी, जिसमें तनख्वाह समेत 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। साक्षरता दर 90% और जीवन प्रत्याशा 72 साल थी। अपनी बहुजातीय आबादी को वो सार्वजनिक परिवहन, आवास, जन सेवाएं उपलब्ध कराता था। उसकी अर्थव्यवस्था बिना मुनाफे सार्वजनिक लाभ के साथ लिए चलाई जाती थी। आमतौर पर वैश्विक पूंजीवाद के लिए ये बर्दाश्त के बाहर की स्थिति थी। तो यूगोस्लाविया का टूटना केवल इंटरनल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, उसमें लोकतंत्र का निर्यात करने के लिए उत्सुक लोगों की भी कुछ भूमिका थी। ठीक उसी तरह जैसे इजिप्ट में थी, और क्षमा करेंगे ये कहने के लिए कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में जिस तरह भीतर और बाहर के संबंध को नहीं नकारा जा सकता, वैसे ही किसी भी देश की आंतरिक राजनीति के वैश्विक तंतुओं को आज की दुनिया में नहीं नकारा जा सकता। और ये किताब केवल इस प्रसंग में नहीं बल्कि अन्य प्रसंगों में भी, और ये बात निर्मला जी के उस अंग्रेजी उपन्यास में भी बहुत कन्विंसिंग और बहुत एक तरह से विचारोत्तेजक ढंग से सामने आती है, द लास्ट ईमेल में, कि कुछ लोकल और ग्लोबल का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंपार्टमेंटलाइज्ड रिश्ता है। स्वर्गीय लाल बहादुर वर्मा एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, और बहुत मार्के की बात कही थी उन्होंने कहा था कि पुरुषोत्तम, अगर मैं अपने मोहल्ले का इतिहास लिखता हूँ तो अंततः मैं विश्व इतिहास लिख रहा हूँ। जिस मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ, राजा बाक्षर की गोठ में, उसका अगर मैं इतिहास लिखूं तो इट इज अल्टीमेटली द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस तरह की जो एक बेचैन करने वाली और साथ में समृद्ध करने वाली समग्रता का बोध ये किताब देती है।
और जो औरतें इसमें नायाब औरतें कही गई हैं, उनमें से कुछ जाहिर है कि कामयाब और एलीट बैकग्राउंड की औरतें हैं, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, जानी मानी डॉक्टर हैं, और इस तरह के पदों पर किसी आयोग की अध्यक्ष हैं, और बहुत साधारण औरतें भी प्रोफेशन के लिहाज से, पेशे के लिहाज से। लेकिन शख्सियत के लिहाज से इनमें से हर एक औरत सचमुच नायाब औरत है। और सबसे नायाब तो मैं एक बार पहले भी इसी हॉल में कह चुका हूँ, फिर से कहूँगा, सबसे नायाब तो स्वर्णा आया ही है कि चोर की बाँह पकड़ ली तो उसे सचमुच काली माँ याद आ गई, और उसने कहा काली माँ याद छोड़ दो, दोबारा इस घर में कभी नहीं घुसूंगा। सबसे नायाब तो वही है, मैं कभी नहीं भूल सकता उनको, स्वर्णा आया को। तो ये, और एक और बात, इसे आप चाहे मेल बेसिंग कह लें, चाहे फेमिनिज्म कह लें, चाहे कॉन्डेसेंडिंग इमोशनलिज्म कह लें, कुछ मर्दों का भी जिक्र है क्योंकि उन्होंने औरत होने लायक क्वालिटीज कल्टीवेट की। इस पर मर्द चाहे तो खुश हो सकते हैं, चाहे तो दुखी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मर्द हैं जो इस काबिल माने गए हैं कि नायाब औरतों की कोटि में उनका दाखिला अच्छी जांच परख के बाद, इम्तिहान के बाद किया जा सकता है। दोस्तों सॉरी, मित्रों का असर पड़ गया, आई एम सॉरी। दोस्तों, बहुत मार्के की किताब है ये, बार बार पढ़ी जानी चाहिए, ध्यान से पढ़ी जानी चाहिए, और आपने सही कहा कि दोपहर बिताने के लिए पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कई बार दोपहर की बल्कि रात की भी नींद को भगाने के लिए भी पढ़ी जानी चाहिए। इस किताब को पढ़कर कम से कम मेरे लिए ये, मृदुला जी, मैं आपसे निवेदन करूं विनम्रतापूर्वक, बहुत दिनों बाद ऐसी कोई किताब मैंने पढ़ी जो पढ़ना शुरू की और रात के 3 बजे तक पढ़कर ही मैं माना, और फिर सोया, और मुश्किल से 3-4 घंटे सो करके उठकर पहला काम किया वो फेसबुक पोस्ट लिखना। आजकल फेसबुक पोस्ट वगैरह लिखने में मैं बहुत आलसी हो गया हूँ, शेयर करके काम चलाता हूँ, लेकिन वो लिखा मैंने, क्योंकि किताब, जैसा मैंने आपसे कहा कि अपने अंदाजे बयां की तलाश की बेचैनी से, ये नहीं कि साहब एक ढंग साध लिया तो बस उसी में लिखते रहेंगे, अपनी समग्रता की खोज के कारण, और अपने बहुत गहरे, जो किसी घोषणा या किसी जुलूस के तौर पर नहीं आते, लेकिन अंतर्निहित सरोकारों के कारण, ये निश्चित रूप से मृदुला जी के लेखन का ही नहीं, हिंदी साहित्य में उपलब्धियों के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की हैसियत रखने वाली किताब है। धन्यवाद दोस्तों।